अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ा था और हमने उसके ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स का डिफरेंस भी देख लिया था। और हमने देखा था कि उसकी 50% एफिशिएंसी और उसकी जो है वो हमने कैलकुलेट की थी और उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी हमने देखे स्टडी किए थे। अब हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो है उसको इन डिटेल देखेंगे, जिसको हम पुश पुल ऑपरेशन भी कहते हैं। पुश पुल ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं और जो कि पुश पुल का काम करते हैं। वो कैसे? क्योंकि एक वक्त में एक ऑन होता है और एक ऑफ होता है, ठीक है। और जैसे आपने शुरू में जब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी क्लास बी पावर एम्पलीफायर की, तो उसमें आपने देखा था कि इसकी एफिशिएंसी क्लास ए पावर एम्पलीफायर से ज़्यादा होती है। तकरीबन 78.5% इसकी एफिशिएंसी आपने कहा था कि होती है। और इसमें सिर्फ 1/2 साइकिल जो है वो यूज़ होता है इनपुट के तौर पे, इनपुट का लेता है। और पूरे जो है, जबकि क्लास ए एम्पलीफायर में हमने देखा था उसकी एफिशिएंसी तकरीबन 45 to 50% थी, जो कि कम थी इस क्लास बी से। लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी कम थे और उसमें हम पूरा जो सिग्नल था वो आपका जो है वो पूरा सिग्नल जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ पूरा उसका कंसीडर करता था। और 0 से लेके 360 डिग्री तक का उसमें पूरा क्रेस्ट और ट्रफ का पूरी वेव फॉर्म वो उसकी लेता था। अब क्लास बी एम्पलीफायर में हम देखेंगे उसका सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल या सेकंड हाफ साइकिल वो लेता है, यानी व्हेन द क्यू पॉइंट इज सिलेक्टेड एट द कट ऑफ। और हाँ, उसमें क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता था, क्यू पॉइंट जो है वो सिलेक्ट होता था तकरीबन ऑलमोस्ट एट द मिडल। हम देखते थे कि क्यू पॉइंट जो है वो तकरीबन मिडल पे आता था, ठीक है। ये हमने देखा था क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर। अब हम क्लास बी में देखते हैं। हमने शुरू में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट जो है वो नियर द कट ऑफ होता है, ठीक है। फिर ऐसी सिचुएशन में जब क्यू पॉइंट नियर द कट ऑफ होगा, देन द कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो फिर जो कलेक्टर करंट होती है आपकी, जो यानी जो आउटपुट करंट होती है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करती है। नेगेटिव हाफ साइकिल यानी जो ट्रफ का पोर्शन है वो इसमें से ओमिट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी करंट जो है वो फ्लो करेगी इनपुट सिग्नल की। इट इज़ कॉल्ड द क्लास बी पावर एम्पलीफायर। इसको हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहेंगे। सिंगल ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर वुड नॉट बी प्रैक्टिकल सर्किट ड्यू टू हाई डिस्टॉर्शन। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल सर्किट देखना चाहते हैं तो अगर हम सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन देगा ना। तो फिर हमें दो ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ करने पड़ते हैं, Q1 और Q2। और इसमें जो सेकेंड ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द क्लास बी कैन बी एडेड टू द सर्किट टू कंडक्ट व्हेन द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग। ये मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट ये ऑन होगा Q1 तो Q2 ऑफ होगा। और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है ये तब ऐड किया जाएगा सर्किट में, यानी ये तब ऑन होगा जब आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम पुश पुल ऑपरेशन कहते हैं। दैट्स वाई हम इस क्लास बी एम्पलीफायर को पुश पुल एम्पलीफायर या इसके ऑपरेशन को पुश पुल ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन द हाई आउटपुट पावर एंड द हाई एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। जब हमें अपने एम्पलीफायर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा आउटपुट रिक्वायर्ड होगा तब हम ये क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये आपको ये तो एक इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से ये देखें। एक ट्रांसफार्मर T1 यहाँ पे लगा हुआ है इनपुट पे, एक ट्रांजिस्टर T2 जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है आउटपुट पे RS है। RS क्या है? स्पीकर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपने आउटपुट जिसके अक्रॉस आपने लेना है। इनपुट में ये जो आप दोनों आपके जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं T1 और T2, ये दोनों ही सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वो होते हैं कि जिनको आप सेंटर से टच करते हैं उनकी, अब ये देखें जब हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इनपुट के ऊपर, तो जो इसकी सेकेंडरी कॉयल है ट्रांसफार्मर की, सेकेंडरी कॉयल को आपने सेंटर टैप्ड किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेंटर टैप का मतलब है, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे। इसका जो इनपुट सिग्नल आ रहा होगा उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अब आपके एक एसी सिग्नल के दो एसी सिग्नल बन जाएंगे। और वो दोनों एसी सिग्नल कैसे होंगे कि एक अगर क्रेस्ट है तो दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रफ होगा, ठीक है। तो आपकी ये टोटल एसी सिग्नल ऐसे आ रही थी, ठीक है, यानी क्रेस्ट और ट्रफ ये आपका एसी सिग्नल था। और जब आपने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया तो अब इस एसी सिग्नल के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला जो हो जाएगा और दूसरा उसका बिल्कुल फेज इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक एसी सिग्नल के दो एसी सिग्नल बन जाते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से, ठीक है। अब ये आपने इनपुट पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया, आउटपुट पे भी आपने इसी तरह का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे आप प्राइमरी कॉयल, ये अब ये आउटपुट पे ये जो है ये प्राइमरी कॉयल है उसको आप सेंटर टैप करें, ठीक है। और सेकेंडरी कॉयल के अक्रॉस आप उसका RS यानी उसकी जो स्पीकर की रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप स्पीकर को आप उसे आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो
इनपुट पे आपने जो है वो क्या किया है कि आपके सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैप्ड किया और आउटपुट वाले टर्मिनल पे आपने प्राइमरी कॉइल को सेकंड जो है ना वो आपने सेंटर टैप्ड किया, जिस पे आप उसको वीसीसी भी दे रहे हैं। वीसीसी जो है एक तो वो यहाँ पे मिल रही है जो आउटपुट के प्राइमरी कॉइल को, और दूसरा वीसीसी का कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, यानी अगर आप इस कनेक्शन को देखें, ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जो इन दोनों जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2, इन दोनों की कॉमन एमीटर, ये एमीटर जहाँ पे एरो होता है ना जिस टर्मिनल पे, वो एमीटर को शो करता है। तो ये Q2 का एमीटर है और ये Q2 का NPN है ना, ठीक है। और इसी तरह Q1 भी कौन सा आपका ट्रांजिस्टर है, NPN। तो ये दोनों NPN के जो इमीटर हैं दोनों को कॉमन करके आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये इमीटर के साथ आपने VCC का एक कनेक्शन दिया हुआ है और दूसरा VCC का कनेक्शन आपने आउटपुट टर्मिनल में प्राइमरी कॉइल के साथ सेंटर टैप्ड किया हुआ है। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो एक कनेक्शन इधर है आउटपुट टर्मिनल के ऊपर सेंटर टैप्ड किया हुआ है प्राइमरी कॉइल को, और दूसरा कनेक्शन इसके इन दोनों के कॉमन एमीटर के ऊपर है, ठीक है। R1 और R2 दो आपने रेजिस्टेंसेस इनपुट पे जो है वो सप्लाई की हुए इन दोनों को, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है पुश पुल एम्पलीफायर या क्लास B पावर एम्पलीफायर का हमने सर्किट देख लिया। अब इस सर्किट में ये मैंने सेंटर टैप्ड का आपको बता दिया है कि जब आपके एक AC सिग्नल के दो AC सिग्नल बन जाएंगे सेम एम्पलीट्यूड के, बट फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री का मतलब है उल्ट जाएगा, एक अगर क्रेस्ट है तो दूसरा ट्रफ होगा। तो ये चीज़ अगर अब हम आगे देखें तो इस तरह से अब आपके सर्किट ने वर्किंग कैसे करनी है कि दिस ट्रांसफार्मर सप्लाइज ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल वोल्टेज टू द बेसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। अब दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 की बेसिस को उसने ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करनी थी, और विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट वाइंडिंग्स के लिहाज से। अच्छा, सर्किट ऑपरेशन कैसे हो रहा है, अब ये देखिए आपकी जो बेस करंट है IB1 वो आपकी पहले ऊपर से बेस ये अब आपका सेंटर टैप्ड है ना, तो ऊपर जो आपका एक आधा सिग्नल ऊपर चला गया तो वहाँ से IB1 गई और उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिग्नल नीचे आ गया, यानी क्रेस्ट का ट्रफ और ट्रफ का क्रेस्ट, ठीक है। फेज इन्वर्ट होके बिल्कुल ऑपोजिट सिग्नल, एक AC सिग्नल के दो AC सिग्नल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक AC सिग्नल था, सेंटर टैप के बाद वो दो AC सिग्नल बन गए, एक IB1 को रिप्रेजेंट कर, एक IB2 को रिप्रेजेंट कर, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो IB1 से जो करंट फ्लो कर रही है I1, वो IC1 वो आउटपुट के कलेक्टर IC1 पे जा रहा है। इसी तरह जो IB2 से जो करंट आगे जा रही है IC2 को मिल रही है, वो आउटपुट पे IC2 को जा रही है जो I2 से होती हुई जा रही है। और ये भी आप देख लें कि यहाँ पे IB1 से जो I1 बनी है, ये हमने कल देखा था कि जब आप इवन हार्मोनिक्स की बात करते हैं तो तब इस तरह का की करंट आती है आपके पास, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स में क्रेस्ट और ट्रफ बिल्कुल एक जैसे पोर्शन होते हैं। तो ये इवन हार्मोनिक की निशानी थी ना कि क्रेस्ट बड़ा है और ट्रफ छोटा है। इसी तरह नीचे भी इवन हार्मोनिक बन रहा है, ठीक है, जो कि आगे जा रहा है। तो ये जो इवन हार्मोनिक नीचे बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, क्रेस्ट का जो है यहाँ पे ये जो क्रेस्ट का क्रेस्ट और ट्रफ का ट्रफ ही बना, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, जो ट्रफ था वो क्रेस्ट और जो क्रेस्ट था उसका ट्रफ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी सिग्नल जो है I2 जो है वो उल्ट के आगे जा रहा है एज एन IC2, ठीक है। तो ये काम अब आपका होना है, ऊपर का तो सेम सिग्नल गया, I1 सेम गया है, जैसा IB1 था वैसा ही I1 था, ठीक है। लेकिन कौन सी हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक्स जा रही हैं। इसी तरह नीचे में नीचे का चूंकि सिग्नल पहले का ऑपोजिट था, IB1 से IB2 ऑपोजिट था, क्रेस्ट का ट्रफ था, ट्रफ का क्रेस्ट था, लेकिन जब आगे जाएगा एज एन I2 तो ये बिल्कुल उसी तरह बन के जाएगा जैसे I1 होगा। तो ये सेम I1 की तरह बन के आगे जाएगा एज एन IC2, ठीक है। और दोनों मिल के आगे आपके आउटपुट सिग्नल इस तरह से देंगे, क्रेस्ट और क्रेस्ट ऐड होंगी और ट्रफ ऐड होंगी, और इस तरह का आपका आउटपुट पे सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं आउटपुट पे, तो फिर तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते ना, और आपको आउटपुट पे कोई जीरो सिग्नल मिलता। तो चूंकि आपको आउटपुट पे सिग्नल चाहिए तो वो इन दोनों के सम अप होने के बाद ही आएगा ना, I1 और I2 के, ठीक है। तो I1 और I2 ने ऐड होना है तो फिर आपको आउटपुट पे सिग्नल मिलना है, ठीक है। तो वो फिर एक जैसे ही होंगे, बस फ़र्क ये होगा कि जो आपका क्रस्ट का पोर्शन I1 का है वो बड़ा है, इसका क्रस्ट का पोर्शन छोटा है I2 का, और जो ट्रफ का पोर्शन I1 का छोटा है और वो I2 का बड़ा है, ठीक है। तो दोनों में इवन हार्मोनिक्स जा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। इसका इवन हार्मोनिक्स की डायरेक्शन इसकी क्रस्ट की वजह से फ्लो कर रही है, वो ट्रफ का पोर्शन छोटा है I1 का। I2 में जो है वो क्रस्ट का पोर्शन छोटा है और ट्रफ की वजह से जो है वो इवन हार्मोनिक्स आगे फ्लो कर रही हैं एज एन IC2, और फिर दोनों मिल के जो है वो आपको आउटपुट पे स्पीकर पे आपको आउटपुट देंगी, ठीक है, वो जो आपने RS लगाया हुआ था आउटपुट के ऊपर।
तो ये आपका सर्किट ऑपरेशन था सारा। और इस सर्किट इसकी अगर आप एनालिसिस करें, और एक वक्त में हमने कहा कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर Q1 जो है इस फॉरवर्ड बाइस्ड आपको पता है उसको कहते हैं कि जो ऑन होता है ना, तो अगर Q1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, वो ऑन होगा आपका, तो Q2 जो है वो उस वक्त कट ऑफ होगा। कट ऑफ का मतलब ऑफ, ठीक है। इसी तरह ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि जब Q1 जो है वो आपका रिवर्स बाइस्ड होगा, ठीक है, यानी कट ऑफ होगा, तो उस वक्त Q2 जो है वो आपका ऑन होगा, यानी वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो ये इस तरह से आपका सर्किट ने वर्क करना है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल उन्होंने कहा पहले हाफ साइकिल पे Q1 ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल पे उल्ट जाएगा, Q1 जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस अब आपने इसका करना है कि जब Q1 से करंट फ्लो कर रही है तो IQ1 आई इज इक्वल टू आई एम कॉज ओमेगा ओमेगा टी। ये मैंने आपको कॉज ओमेगा ओमेगा टी का पहले भी बताया। ये जो पहली वाली ओमेगा है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो ओमेगा टी है ये आपका थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज थीटा इज अ फेज, तो वो ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ये आपका आई एम का मतलब है आई नॉट भी कहते होते हैं ना, मैक्सिमम करंट जो आपकी है। तो IQ1 जो है वो बराबर होगी आई एम यानी आई नॉट और कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी, और ट्रांजिस्टर Q2 में भी आपकी क्या होगी IQ2 और आई एम और कॉज ऑफ ओमेगा और ओमेगा टी में, चूंकि ये आपका फेज है ना ओमेगा टी, वो वाला ओमेगा तो वैसे ही रहेगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला, जो ओमेगा टी वाला जो फेज वाला ओमेगा टी है उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो थीटा आपके पास प्लस पाई हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है ना। तो जब Q2 में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो उसकी वजह से आपकी जो पहले वाला एंगल है ओमेगा टी उसमें प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें 180 डिग्री ऐड, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो उसमें प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। ये फ़र्क आएगा Q1 और Q2 के आउटपुट्स में, ठीक है, IQ1 में और IQ2 में। अब अगर आपकी डायनामिक्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल, एक जैसी हम देखें कि हमारी सारी डायनामिक्स का मतलब है कि जो करंट फ्लो कर रही है उसकी सिचुएशन सेम है, तो अगर Q1 से जो करंट फ्लो कर रही है आउटपुट पे IC1 वो किसके बराबर होगी, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया जब हमने क्लास ए एम्पलीफायर का पढ़ा था, तो ये हमने करंट कैलकुलेट की थी वहाँ पे, ठीक है ना, हार्मोनिक्स की फॉर्म में। और उसमें पहली जो A0 होती है वो मैंने आपको बताए थे वो फंडामेंटल होती है आपकी, और उसके बाद हार्मोनिक्स आ जाते हैं A1 की फॉर्म में, A2 की फॉर्म में, A3 की फॉर्म में, अप टू सोन। अब A0 तो फंडामेंटल है, वो तो वैसे ही रहती है। अगली वाली जो करंट है वो हमने पढ़ी थी कल, जो हमने लास्ट लेक्चर था वो क्या था, ये थी, अगर आपको याद हो इस तरीके से, तो हमने कहा था कि आपकी A0 है पहली, और सेकंड क्या थी A1 कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी, फिर उसके बाद थी A2 कॉज ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा टी। ये हमने जब डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट डिस्टॉर्शन निकालनी थी क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर ना, ठीक है। तो एंड अप टू सोन, इस तरह हमने ये इवेल्यूएट की थी। सेम इसी तरह अब जब हम दो ट्रांजिस्टर हैं तो IC1 उसी तरह A0 है प्लस A1 कॉज ऑफ ओमेगा इंटू जो है वो ओमेगा टी प्लस पाए, ठीक है। इसकी वजह से उसमें हमने पाई का एंगल इसमें डाल दिया ना, क्योंकि हमने कहा कि Q1 जो है वो आपकी अगर ओमेगा टी है तो Q2 से जब करंट ट्रांजिस्टर ने करंट ने फ्लो करना है, उसने वर्क करना है, तो उसमें ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा एंगल। इसी तरह A2 में कॉज ऑफ 2 ओमेगा और ओमेगा टी वही प्लस पाई के साथ आएगा। इसी तरह A3 है तो कॉज ऑफ 3 ओमेगा और ओमेगा टी प्लस पाई आता जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको फॉलो करें Q2 के लिए। हम और जो आउटपुट करंट निकाले वो Q1 की वजह से निकाल रहे हैं, लेकिन Q1 के अंदर जो चेंज आ रहा है वो Q2 के एंगल की वजह से आ रहा है ना। Q2 का एंगल क्या हो रहा है, अब ओमेगा टी नहीं रहा, अब आपका ओमेगा टी क्या बन गया, ओमेगा टी प्लस पाई। तो जो IC1 है उसके हर एंगल में ओमेगा टी प्लस पाई होगा, ठीक है। बाकी वही जो हमने रिलेशन पढ़ी थी A0 A1 कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी, A2 कॉज ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा टी, A3 कॉज ऑफ 3 ओमेगा ओमेगा टी, बस ओमेगा टी के साथ क्या आ रहा है प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, ये चीज़ अब ऐड हो गई है, ठीक है, फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री की वजह से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखें A0 तो वैसे ही रहेगा, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपका कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई है वो आपको क्या दे देगा, माइनस, क्योंकि कॉज पाई जो है वो आपका -1 होता है ना, तो ये पहली वाली टर्म से आपको नेगेटिव साइन मिल जाएगा। दिस इज -A1 कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी। जब आप सेकंड वाला करेंगे इसमें अब 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा का मतलब है 2 दफ़ा आप इसको लिखेंगे, कॉज ऑफ पाई ओमेगा टी और फिर कॉज ऑफ पाई ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस A2 के फैक्टर आपके पास आएगा, ये बन जाएगा प्लस A2 कॉज ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा टी। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 के साथ है ना, तो ये आपको ऑड हार्मोनिक दे रहा है। ऑड हार्मोनिक का मतलब है 3 दफ़ा अगर आप कॉस पाई करें तो ये -1 इंटू -1, तो ये माइनस के साथ आएगा। सो दिस इज -A3 कॉज ऑफ 3 ओमेगा टी,
ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक ओमेगा मिक्स है ना, वो 2 ओमेगा ना, एक तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वाला भी तो है ना, तो 3 ओमेगा ओमेगा टी कहना चाहिए था इनको, ओमेगा ओमेगा टी, ये वाला ओमेगा, एक ये वाला ओमेगा, ओमेगा ओमेगा टी। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 ओमेगा ओमेगा टी, और यहाँ पे भी लिखा है कॉज ऑफ A1 माइनस A1 कॉस ओमेगा ओमेगा टी। तो ये ओमेगा ओमेगा टी जो है ये तीनों में रहेंगे ना, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इस ओमेगा को आप डाल लें इसके साथ, वो उनका मिस हो गया। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये IC1 की हमने करंट एट द आउटपुट हमने निकाली है, जो IC1 के तौर पे आगे जा रही है आउटपुट में। तो सो द टोटल सेकेंडरी करंट जो है, अगर आप बाहर देखें जो आपकी टोटल आ रही है, यहाँ पे आएगी ना सेकेंडरी करंट IS। तो ये जो टोटल सेकेंडरी करंट आपके पास आएगी, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के डिफरेंस के। डिफरेंस क्यों? क्योंकि एक अगर एक जो है फेस शिफ्ट आ रहा है ना 180 डिग्री का, तो आपके पास एक ज़्यादा है और एक उसकी थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये देयर इज़ अ फेस शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो उसकी वजह से अब आपकी दोनों जो करंट्स हैं IC1 और IC2, ये दोनों IC1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, तो IC2 नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ड्यू टू दिस फेस शिफ्ट 180 डिग्री का जो फेस शिफ्ट आया था IB1 में और IB2 में। तो इसकी वजह से ये आपकी IC1 माइनस IC2 होगी। सो आपकी जो आउटपुट IS है वो प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों करंट्स के डिफरेंस के, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। सो IC1 माइनस IC2, और जब प्रोपोर्शनलिटी खोलेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K, ठीक है, वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये IC1 माइनस IC2 होगा। और यहाँ से IS इज इक्वल टू, अगर अब आप इसको सॉल्व करें, IC1 और IC2 की वैल्यूज़ डालें, इसमें IC2 इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन IC2 भी सेम इसी तरह होगी। फ़र्क जब आप उसको इसके साथ माइनस साइन आएगा ना IC2 के साथ, तो क्या होगा, एक तो A0 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस A0 होगा, वो माइनस A0 होगा, ये कैंसिल हो गए, और सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स रह जाएंगे। यानी A1 वाली टर्म रह जाएगी आपके पास, A3 वाली टर्म रह जाएगी आपके पास, A5 एंड अप टू सो ऑन। तो सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स की टर्म्स बच जाएंगी, इवन हार्मोनिक्स की टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी A2 A4 A6, और साथ ही आपका ये जो फंडामेंटल है पहले वाला वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आउटपुट में रह जाएगी वो सिर्फ रह जाएंगी हार्मोनिक्स ऑड वाली, A1 A3 A5 अप टू सो ऑन। और चूंकि ये आपस में एडअप हो रही होंगी, जब आप ये डिफरेंस लेंगे तो इसके साथ ये 2 का फैक्टर भी आएगा, तो ये जो K है बाहर, इसके साथ ये 2 का फैक्टर आ जाएंगे इनके ऐड होने की वजह से। तो ये आपके पास टोटल जो है ये सिग्नल करंट आ जाएगी एट द आउटपुट, ठीक है, जिसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स रह जाएंगे, इवन हार्मोनिक्स जो है और फंडामेंटल भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन शोज द पुश पुल विल एलिमिनेट द इवन ऑर्डर डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसीज को खत्म कर देगा। जो शुरू में आ रही थी, यहाँ पे आपकी इवन ऑर्डर डिस्टॉर्शन आ रही थी ना, ये इवन हार्मोनिक्स को शो कर रही थी, ठीक है। तो जब आप आउटपुट पे आएंगे, तो आउटपुट पे जब ये दोनों सम अप होके आएंगी, तो आपके पास ये जो, ये देखें, अब जैसा क्रस्ट है आउटपुट पे वैसा ही ट्रफ है। और ये हमने किसकी निशानी पड़ी थी? ये हमने ऑड हार्मोनिक्स की पड़ी थी। इवन हार्मोनिक्स में क्रस्ट और ट्रफ डिफरेंट होते थे, ऑड हार्मोनिक में क्या होता था, जैसा क्रस्ट होता था उसका सेम ऑपोजिट हम कहते थे मिरर इफेक्ट देता था ना, सेम मिरर इमेज होता था ट्रफ का, तो ये होता था ऑड हार्मोनिक। तो देखें, इवन जब इनपुट, जब तक वो जो है IC1 और IC2 के फॉर्म में इनपुट पे थे, तब तक वो क्या दे रहे थे, इवन हार्मोनिक्स दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उससे IS निकाला, आउटपुट निकाला, तो वो दोनों एक दूसरे के मिरर इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट, और जैसा क्रस्ट है वैसे ही ट्रफ है, तो इट मीन्स आपके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बच जाएंगे और इवन हार्मोनिक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, इवन ऑर्डर डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, एंड लीविंग द थर्ड हार्मोनिक्स एज अ प्रिंसिपल डिस्टॉर्शन मोड। और थर्ड हार्मोनिक का मतलब प्रिंसिपल डिस्टॉर्शन का इसलिए कि आपकी मैक्सिमम जो हम अगर डिस्टॉर्शन अगर लें A1 रखेंगे ना, और उसके बाद A3 वाली जो है हम अगर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन लेंगे तो थर्ड हार्मोनिक्स तक लेंगे, ठीक है। आगे फिफ्थ सेवन्थ और वो हम इग्नोर कर देंगे। तो जो थर्ड हार्मोनिक होगी वो हमारी प्रिंसिपल डिस्टॉर्शन मोड होगी, ठीक है, यानी जिसपे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टॉर्शन मिलेगी। एंड बाय यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक, आपने पहले भी पढ़ा था, नेगेटिव फीडबैक अगर आप इस्तेमाल करें तो ये जो डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई हमारी पुश पुल सर्किट के लिए। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास भी, जैसे एफिशिएंसी अगर आपने निकालनी है पुश पुल एम्पलीफायर, तो टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास भी पुश पुल एम्पलीफायर, हमने ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर्स हमने इस्तेमाल किए हैं, और इसकी हमने ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह से ड्रॉ किए हैं। आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती हैं, देखें, जो VCE जो आउटपुट वोल्टेज है उसके, और ऊपर Y एक्सिस पे होती है आउटपुट की करंट IC1। अब चूंकि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हैं, Q1 और एक है Q2, Q1 की करेक्टरिस्टिक्स ऊपर की तरफ है, IC1 ऊपर, और Q2 की करेक्टरिस्टिक्स हमने नीचे की तरफ बनाई है, IC2 नीचे की तरफ करंट को शो कर रही है। सेंटर में आपकी सेम आपकी VCE जो वोल्टेज होती है एक्स एक्सिस पे, जिसकी हमने सेंटर में जो वोल्टेज होती है एट Q पॉइंट वो VCC है,
ठीक है। और ये जो है, और ये जो आपको लाइंस मिलती है ना, ये आपको पता है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द IB1 IB2 यानी बेस करंट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये आपको करेक्टरिस्टिक लाइंस मिलती हैं, Q1 के लिए भी और इसी तरह Q2 के लिए भी आपको ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द बेस करंट्स के लिए आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। और ये जो एक लाइन आपने ड्रॉ की है जो कि Q पॉइंट से होती हुई ऊपर से I0 से नीचे I0 तक जा रही है और आफ्टर पासिंग थ्रू क्वेश्चन पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, ये आपकी AC लोड लाइन होती है ना, ठीक है। क्योंकि जो DC लोड लाइन होती है वो तो हमने देखा था वो इस तरह से वर्टिकल होती है, और इस तरह की वर्टिकल लाइन होती है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ AC लोड लाइन को शो करेंगे जो ऊपर मैच करिए जाके I0 मैक्सिमम वैल्यू फॉर Q1 और नीचे भी आके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द I0 को टच करिए फॉर Q2, ठीक है, जो कि IC2 की वैल्यू देगी। तो ये हमने जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, सो द फैक्टर कॉमन टू बोथ ट्रांजिस्टर VCC कॉमन है दोनों के, सप्लाई वोल्टेज चूंकि दोनों की एक ही है, हमने सर्किट में देखा था, तो फिर इसलिए VCC इन दोनों का कॉमन है। सिंस द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स विद जीरो IC एट कट ऑफ, क्योंकि हमने कहा था क्वेश्चन पॉइंट नियर द कट ऑफ है, तो जब क्वेश्चन पॉइंट नियर द कट ऑफ होगी तो आपकी IC एट द कट ऑफ वो जीरो होती है, आउटपुट करंट उस पुश पुल सर्किट के लिए और पुश पुल एम्पलीफायर के लिए। तो अब हमने अगर इसकी द AC लोड लाइन हमने ये शो की है जिसकी ऊपर भी I0 हमने Q1 के लिए और नीचे भी Q2 के लिए भी I0 मेंशन की है। अब अगर आप स्लोप निकालें, जैसे हमने पहले भी स्लोप निकालते थे, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ से V इक्वल टू IR, और अगर स्लोप होता है ना डेल्टा Y बाय डेल्टा X, तो 1/, स्लोप जो है ग्राफ का वो आपको रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि डेल्टा Y ओवर डेल्टा से तो आपको मिलेगी ना करंट ओवर वोल्टेज, लेकिन जो ओहम लॉ कहता है V इक्वल टू IR और R इक्वल टू V ओवर I, तो इट मीन्स जो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप है ना इस ग्राफ का वो आपको रेजिस्टेंस देता है, और वो रेजिस्टेंस R1 जो है जो AC रेजिस्टेंस है वो बराबर होगी VCC ओवर I0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, VCC कॉमन वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज जो Q1 को भी मिल रही है और Q2 को भी मिल रही है, ठीक है। तो जो नियर द कट ऑफ जिस पे IC जो है वो जीरो है, तो आपके पास R1 जो है वो VCC ओवर I0 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने ये इसकी वर्किंग उन्होंने दिखाई भी आपको कि आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक ये Q1 है और एक नीचे की जो है वो Q2 की तरफ है। ऊपर हमने जो IC आपकी करंट Q1 की वजह से ऊपर की तरफ और नीचे जो Q2 की वजह से होगी वो हम नीचे दिखा रहे हैं। ये इनपुट हमने सप्लाई की है टोटल, ठीक है, इनपुट हम पूरी दे रहे हैं। ऊपर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो IB1 को शो कर रहा है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इनपुट का वो IB2 को शो कर रहा है, ठीक है। यानी दो सिग्नल्स हम दे रहे हैं ना, एक आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, एक नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी। और ये भी नहीं था दो सिग्नल जा सकते अगर हम ट्रांसफार्मर जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल ना करते, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्लास B एम्पलीफायर है उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो कर सकता है, नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लो नहीं करता, सिर्फ आधा सिग्नल फ्लो करता है। लेकिन चूंकि हम जो है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका ये जो AC सिग्नल है उसके दो हिस्से हो जाते हैं ना, उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल भी फ्लो करेगा IB1 और नीचे उसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल IB2 वो फ्लो करता है। और जो आउटपुट आपको मिलेगी एक मिलेगी ड्यू टू ट्रांजिस्टर Q1 की वजह से क्रेस्ट, और जो ट्रफ मिल रहा है वो ट्रांजिस्टर Q2 की वजह से मिल रहा है आपको, आउटपुट उसका है, ठीक है। तो ये IC1 को शो कर रहा है और ये IC2 को शो कर रहा है, ठीक है। ये है 0 से लेके पाई तक आउटपुट ऑफ Q1 और पाई से लेके 2 पाई तक है आउटपुट ऑफ Q2। तो ये आपका टोटल जो इसका बेसिक ऑपरेशन है। जब आपका Q1 ऑन होगा तो आपका क्रेस्ट मिलेगा आपको अपनी आउटपुट पे, उस वक्त Q2 ऑफ होगा, और जब Q2 ऑन होगा तो आपका Q1 ऑफ होगा और आपको ट्रफ मिलेगा। इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी में आपको आउटपुट जो है वो मिलता रहेगा क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द क्लास B पावर एम्पलीफायर। तो ये हमने उसकी ये देखी है। अब इसमें द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Q1 एंड Q2 हैव बीन प्लॉटेड अपसाइड एंड डाउन हमने देखी विद रिस्पेक्ट टू द सेम Q पॉइंट के लिहाज से हमने उसको चेक किया है। इसकी एफिशिएंसी अगर आप निकालें तो अगर आपको DC हमने पीछे भी पढ़ा था ट्रांजिस्टर Q1 की, अगर हम फॉर द ट्रांजिस्टर Q1 अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो आपको एफिशिएंसी का मैंने क्लास A एम्पलीफायर के लिए जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने कहा था आपको पावर AC भी चाहिए डिवाइडेड बाय पावर DC भी चाहिए होती है, दोनों की रेशो लेके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो हमें उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम IDC1 निकालेंगे ना, जो DC करंट है आपकी। तो जो IDC1 है फॉर द ट्रांजिस्टर Q1 वो किसके बराबर होगी आपकी IM ओवर पाई। IM क्या है, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो ये आपकी IDC1 है, ठीक है। IDC1 यानी ट्रांजिस्टर Q1 की वजह से जो आपकी DC करंट है वो I0 या I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो जो फॉर द ट्रांजिस्टर Q1 है ना, आप सिर्फ 0 से लेके पाई तक आपका जो आउटपुट है वो आ रहा है ना, तो इसलिए इसको आपने डिवाइडेड बाय पाई किया। अच्छा, उसके बाद ये जो IDC1 है आपके पास, उसके बाद आपने IM जो है वो पीक ऑफ साइन वेव है, वेयर IM इज द पीक ऑफ साइन वेव,
ठीक है। ट्रांजिस्टर Q2 के लिए अब हम इसी तरह जैसे पहले IDC1 निकाली है उसके लिए IDC2 निकालेंगे, वो भी वही होगी IM/π जैसे Q1 के लिए थी। अब दोनों को मिला दें, आप दोनों को एडअप करा दें तो IDC जो है दोनों के सम के बराबर होगी, 2IM/π के बराबर होगी। और जो अब आप अगर पावर निकालना चाहते हैं तो पावर DC जो है, ये हमने पहले भी ये फार्मूला पढ़ा था, बराबर होती है VCC IDC। तो VCC IDC जो आपने निकाली है दोनों ट्रांजिस्टर्स की वजह से, वो वैल्यू, ये वैल्यू आप इधर पुट करें। सो 2IM/π इंटू VCC, ये पावर DC आ गई आपके पास। अब आपने AC पावर निकालनी है तो उसके लिए पहले IRMS निकालते हैं। AC पावर को IRMS होती है IM/√2 करके, ठीक है। तो जो AC पावर आउटपुट आपकी आएगी वो P = I²R का फार्मूला हमने इधर यूज़ किया है। अब I कौन सी वाली, यही IRMS का स्क्वायर इंटू R1, तो ये आपके पास आ जाएगी। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये I मैक्सिमम का स्क्वायर ओवर 2 इंटू R1। R1 कौन सी वाली लगानी है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमने इसको यूज़ करना है। AC रेजिस्टेंस है ना, ये जो भी आपने निकाली क्वेश्चन नंबर 9.7 से। तो R1 VCC/I0 के बराबर है, ठीक है। तो R1 की ये वैल्यू हम लगा देंगे, VCC/I0, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे तो PAC/PDC मल्टीप्लाई बाय 100%। तो PAC की वैल्यू ये आप लगाएंगे, I मैक्सिमम का स्क्वायर ओवर 2 इंटू R1 की वैल्यू मैंने आपको कहा है आप पुट कर दें क्वेश्चन 9.7 से। R1 की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, VCC/I0, ठीक है। और नीचे PDC है तो पावर DC जो है वो आपके पास, उसकी वैल्यू आपने यहाँ से पुट की, जो ऊपर आपने 2IM/π इंटू VCC। अब VCC से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम वैल्यू डालेंगे और आपके पास सिंपली जो है मैक्सिमम और I0 और I मैक्सिमम ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। और जब ये दोनों तो आपके पास एफिशिएंसी जो है ये आपके पास बचेगा π/4 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगी 78.5%। ये इसकी मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी आप यहाँ से आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1, ठीक है। वो R1 की वैल्यू क्या डालिए, VCC/I0 ना, फिर वो नीचे वाले VCC से कैंसिल होके, और ये आपके फाइनली एफिशिएंसी आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम पीक टू पीक वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रहे, जैसे हमने वहाँ पे पीक टू पीक वैल्यूज ली थी फॉर द क्लास A एम्पलीफायर। यहाँ हम सिर्फ पीक वैल्यूज ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज। पीक टू पीक इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ पे हम पूरा सिग्नल एक साथ ट्रैवल नहीं करता ना आपका। जब पूरा सिग्नल एक साथ ट्रैवल करता है तो फिर हम पीक टू पीक वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे जस्ट हम पीक वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। ये बेसिक फ़र्क है क्लास A और क्लास B में ना। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी हाई एफिशिएंसी है 78.5%। इट कैन रिमूव इवन हार्मोनिक्स को हम रिमूव कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन जो है ड्यू टू थर्ड एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और वो इसके तकरीबन बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट 2kA1 cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है। यानी अगर हायर ऑर्डर A3 A5 को इग्नोर कर दें तो सिर्फ A1 की वजह से आपका डिस्टॉर्शन इफेक्ट जो है वो इतना आ जाएगा इवन हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के बाद। फिर क्लास B एम्पलीफायर प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली 4 times द पावर supplied by a single-ended amplifier provided signal load resistance remains the same। यानी आपको 4 गुना ज़्यादा पावर सप्लाई ये देता है आउटपुट पे क्लास B एम्पलीफायर। इसी तरह फॉर द ट्रांसफार्मर एक्शन इज़ वेरी एसेंशियल, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ नॉट सैचुरेटेड। तो अगर एज द DC करंट passes through the primary of the transformer in the opposite direction so that saturation of the transformer can easily be avoided। यानी ट्रांसफार्मर को बहुत ज़्यादा फुली लोडेड नहीं होना चाहिए, उसकी सैचुरेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये उसके कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने फ़ायदे बताए हैं हमें क्लास B के, कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट कम है, हार्मोनिक्स कम है, और आपको 4 टाइम ज़्यादा पावर सप्लाई देता है। यूजेस इसके उन्होंने बता दिए, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है ऑडियो वर्क में, पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर्स के अंदर, और स्टीरियो एम्पलीफायर्स के में यूज़ होता है, रेडियो रिसीवर्स में यूज़ होता है। डिसएडवांटेज इसका ये कि फॉर एनी चेंज इन VCC विल काज अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अपर एंड द लोअर हाफ्स ऑफ द आउटपुट, देयरफॉर VCC शुड बी वेल रेगुलेटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी VCC को आपको वेल रेगुलेट करना पड़ता है। अगर कोई भी चेंज VCC के अंदर आएगा ना तो ये आपके आउटपुट को ख़राब कर देगा। तो ये एक इसका सिंगल जो है वो डिसएडवांटेज है जिसको आपने अवॉइड करना होता है। इसके बाद ये जो आपके टॉपिक 9.7 है और 9.8 है और ये 9.9, 10 अप टू 9.11 यानी वोल्टेज लिमिटेशंस तक, ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ना एक जस्ट इंट्रोडक्शन जो है मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा जो डेफिनेशन वाइज जो है इसका आपको थोड़ा सा पता चल जाए, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही इनकी डेफिनेशंस होती हैं। ये जो 12 वाला टॉपिक है ये आपके इंक्लूड है आपके सिलेबस में। तो फिर हम 12 वाले को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले ये जितने 9.11 तक जो टॉपिक्स हैं इनको हम जस्ट मैं आपको इनकी जो मार्क करवा देती हूँ
और थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे व्हाट इज़ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ठीक है, या डिफाइन क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ये आप शॉर्ट में देख लें। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है, यहाँ से ही आपको समझ आ जाएगी कि जब चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने 2 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ना अपने जो है क्लास बी पावर एम्पलीफायर में, तो जब तक एक ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं हो जाता और दूसरा ट्रांजिस्टर अभी ऑन हो रहा है, तो उसके दरमियान वो जो एक टाइम, उस टाइम के दौरान जब एक ऑफ हो रहा है और दूसरा ऑन हो रहा है, तो बीच में डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है, पहले वाले Q1 के ऑफ होते हुए और Q2 के ऑन होते हुए। तो वो जो एक डिस्टॉर्शन इफेक्ट बीच में आता है उस टाइम लिमिट के दरमियान में, उसको हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। और ये जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है, ये फर्स्ट 2-3 लाइंस के अंदर ही इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि इन क्लास बी पुश पुल ऑपरेशन देयर इज़ अ सिवियर डिस्टॉर्शन एट वेरी लो सिग्नल। अगर आप बहुत लो सिग्नल कहीं पे अप्लाई करेंगे, उसको देंगे क्लास बी एम्पलीफायर को, तो उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। किसकी वजह से? नंबर 1, द बेसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर डू नॉट टर्न ऑन एट 0 वोल्ट। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका ट्रांजिस्टर या तो जर्मीनियम का बना हुआ है या सिलिकॉन का बना हुआ है, तो जर्मीनियम का अगर वो बना हुआ है तो उसकी जो वोल्टेज है, वो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 0.3 वोल्ट होता है ना, जो बैरियर वोल्टेज होती है उसकी, और जो सिलिकॉन होता है उसके लिए वो 0.7 वोल्ट होती है उसकी बैरियर वोल्टेज। इसलिए ट्रांजिस्टर टर्न ऑन नहीं होते 0 वोल्ट के ऊपर। तो एक तो ये रीज़न है, ठीक है, कि 0 वोल्ट पे वो टर्न ऑन नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी जर्मीनियम और सिलिकॉन दोनों का जो बैरियर वोल्टेज है वो ये है, जर्मीनियम का 0.3 और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। इस वजह से क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है। दूसरा किस वजह से होती है कि देयर इज़ नो लिनियरिटी इन लो सिग्नल एरिया। जब आप लो सिग्नल देते हैं तो उसमें लिनियरिटी नहीं होती, ठीक है, वो लीनियर सिग्नल नहीं होता, इस तरह का सिग्नल होता है, ये कर्व्ड सा, ठीक है, तो लिनियरिटी नहीं होती उसके अंदर। थस द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ वन ट्रांजिस्टर विल नॉट टर्न ऑफ कंप्लीटली बिफोर द अदर बिगिंस कंडक्टिंग। दूसरे के कंडक्शन स्टार्ट होने से पहले वाला ऑफ ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कहा था या Q1 जब ऑफ होगा और Q2 ऑन होगा एक वक्त में, या फिर Q2 ऑन होगा और Q1 ऑन होगा और Q2 ऑफ होगा, या Q1 ऑफ होगा और Q2 ऑन होगा। तो अभी आपका एक बंद ही नहीं हुआ, Q1 अभी ऑफ ही नहीं हुआ और Q2 ऑन हो गया। तो उस वजह से ये जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांजिस्टर जो Q1 और Q2 सिलिकॉन के बने हुए हैं, तो चूँकि 2 ट्रांजिस्टर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप उसके बैरियर वोल्टेज को, यानी 0.7 को सिलिकॉन के, तो वो 2 × 0.7 1.4 वोल्ट बन जाता है। ये उसका डेड जोन होगा। और ये जो डेड जोन टाइम है ऑन द इनपुट सिग्नल विद विच नाइदर ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन नॉर आउटपुट इज 0। ना ही कोई ट्रांजिस्टर ऑन होगा इस डेड टाइम के दौरान, ठीक है, जो डेड जोन या डेड टाइम है, और ना ही और जो आउटपुट है वो भी 0 नहीं होगा। सो डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ऐसी डिस्टॉर्शन को हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। आउटपुट भी 0 नहीं होगा और ना ही आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ना आउटपुट 0 होगा। तो क्योंकि एक अभी ऑफ हुआ ही नहीं Q1, तो Q2 ऑन हो गया, तो उस डेड जोन में जो एक सिचुएशन है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी, जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी, उसे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर से कहीं वो डेफिनेशन का हिस्सा ना इसको बना लें, डिफाइन के लिए ना कह दें, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि इसकी आप डेफिनेशन कर लें, ठीक है। तो ये फर्स्ट उसमें से होगी। एक और डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें हो सकती है, वो ये हो सकती है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, चूंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। तो वो क्या होता है कि दिस ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स द पोलैरिटी इन्वर्जन बिटवीन द 2 पुश पुल इनपुट सिग्नल्स विद अ सेंटर टैप secondary. The transformer provide 2 AC signal of the same amplitude but 180 degree phase difference. ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जब सेकेंडरी एम्पलीफायर के ऊपर ये देखें, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, उसके ऊपर आपने इनपुट की साइड पे सेंटर टैपिंग की है ना। जहाँ पे जब आप सेंटर टैपिंग कहते हैं तो आपका एक सिंगल जो आपका AC सिग्नल है उसके 2 AC सिग्नल बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो दोनों AC सिग्नल कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे का फेज इन्वर्जन होते हैं, यानी एक का क्रस्ट ट्रफ तो दूसरे का ट्रफ क्रस्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है दोनों के इनपुट सिग्नल में। तो 2 ऐसे सिग्नल मिलते हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे में पोलैरिटी में, ठीक है। एक अगर क्रस्ट ट्रफ है तो दूसरा ट्रफ क्रस्ट है। तो ये चीज़, और ये किसकी वजह से हुआ? आपके सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करने की वजह से। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने आपको ये बता दी है, ठीक है। तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी आपको पता चलेगी कि व्हाट इज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद
उन्होंने कहा कि अगर आप पुश पुल एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ज़रा कॉस्टली होता है और कुछ ऐसे सर्किट्स भी होते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आउटपुट लोड ऑफ मोस्ट ऑफ द पावर एम्पलीफायर इज़ अ लाउड स्पीकर एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस उसकी सिर्फ 4 से 16 ओम तक होती है। अब इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस पे 4 से 16 ओम के लिए एट दिस वेरी लो लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस देयर इज़ नो नीड ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। एंड लाउड स्पीकर कैन बी डायरेक्टली एम्प्लॉयड एज अ लोड्स ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर्स, और आप उनको डायरेक्टली ट्रांजिस्टर से भी जो है वो उसको लोड कर सकते हैं, बजाय कि आप उसमें जो है ना सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फिर हम ये उन्होंने बताया आपको कि ये रीज़न बताइए आपको कि अगर आप विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर, और ये आउटपुट पे ट्रांसफार्मर को ख़त्म किया है, ठीक है, इनपुट पे नहीं हम ख़त्म करें, विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर की बात करें। इनपुट पे आप ट्रांसफार्मर उसी तरह इस्तेमाल करें, लेकिन आउटपुट से 2 ट्रांसफार्मर आप पहले पुश पुल में यूज़ कर रहे थे ना, इनपुट पे भी यूज़ कर रहे थे और आउटपुट पे भी यूज़ कर रहे थे। अगर आप ये अपना क्लास बी एम्पलीफायर देखें तो इसके आउटपुट और इनपुट दोनों पे आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर हम आउटपुट के ट्रांसफार्मर को ख़त्म करके थोड़ी सी कॉस्ट बचाना चाहते हैं अपने सर्किट की, तो फिर हम उसके बगैर भी काम चला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पुश पुल एम्पलीफायर में आप बगैर आउटपुट ट्रांसफार्मर के भी आउटपुट 2 ट्रांजिस्टर्स की मदद से Q1 और Q2 की मदद से आप और DC आउटपुट लेके वहाँ से भी आप जो है आउटपुट हासिल कर सकते हैं बगैर ट्रांसफार्मर के। तो ये एक इसका हमने थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में फेज इन्वर्टर। व्हाट इज़ फेज इन्वर्टर, ठीक है। फेज इन्वर्टर क्या है? द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द इनपुट ट्रांसफार्मर कैन बी अवॉइडेड बाय द यूज ऑफ द सर्किट्स नोन एज फेज इन्वर्टर। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ आउटपुट पे मैंने कहा ना कि ट्रांसफार्मर के बगैर भी आप पुश पुल सर्किट ऑपरेट करा सकते हैं, जब आपको बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस 4 से 16 ओम की रेजिस्टेंस वाले सर्किट हों, तो वहाँ पे आप आउटपुट के ट्रांसफार्मर को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनपुट पे भी ट्रांसफार्मर को अवॉइड करना चाहते हैं तो वहाँ आप फेज़ इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फेज़ इन्वर्टर का क्या देखें ना, वैसे भी जो इनपुट का ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता था, वो यही काम करता था ना कि आपके एक एसी सिग्नल को 2 एसी सिग्नल में जो है वो आगे डिवाइड कर देता था, और दोनों एसी सिग्नल क्या होते थे, एक दूसरे के फेज़ इन्वर्टर होते थे। यानी अगर एक क्रस्ट ट्रफ था तो दूसरा ट्रफ क्रस्ट था। तो वही काम आपका कोई आम फेज़ इन्वर्टर भी कर सकता है बगैर ट्रांसफार्मर के, बिकॉज आपकी कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकता है, आपकी सर्किट की कॉस्ट को। वो जो फेज़ इन्वर्टर है वो देखें वो क्या होते हैं। ये एक सिंपल फेज़ इन्वर्टर उन्होंने दिखाया एक ट्रांजिस्टर के साथ, Q1 के साथ, और इस एक ट्रांजिस्टर Q1 में आपका क्या है कि इसको आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फेज़ इन्वर्टर, या फिर आगे ये बैलेंस्ड फेज़ इन्वर्टर है, इसमें 2 आपने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं Q1 और Q2, तो इसको हम बैलेंस्ड फेज़ इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी तरह का एक फेज़ इन्वर्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2, ठीक है। और इसको हम जो है इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज अ फेज़ इन्वर्टर। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है एज अ फेज़ इन्वर्टर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको फेज़ इन्वर्टर का काम क्या है बेसिकली, कि आपका जो भी इनपुट सिग्नल आएगा तो उसके 2 हिस्सों में उसको करने के बाद उसका फेज़ इन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसको उसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। तो ये आप फेज़ इन्वर्टर जो सिंपल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो ये 2 तरह के फेज़ इन्वर्टर मैंने आपको, एक तो सिंपल फेज़ इन्वर्टर है, ठीक है, जो कि सिंगल ट्रांजिस्टर के साथ होता है, फिर एक बैलेंस्ड फेज़ इन्वर्टर होता है, और एक होता है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये जो है एज अ फेज़ इन्वर्टर, तो इनको आपने इन डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ एज अ डेफिनेशन, ये जो पहली एक एक दो ये फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप इसका देखेंगे तो आपको ये 2-3 लाइनों में ही इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, है तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन इन केस अगर डिफाइन करने को आपको कह देते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन आ जाए। इसी तरह ये 10th वाला टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट। ये भी क्या है कि इसमें आपने क्या किया कि वो जो आपने द रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्वल एंड ऑपोजिट फेज्ड इनपुट वोल्टेज फॉर द पुश पुल एम्पलीफायर, यानी क्लास बी एम्पलीफायर की बात हो रही है, इज एलिमिनेटेड बाय द यूज ऑफ द मैच्ड पेयर ऑफ NPN एंड PNP कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स। अगर आप ऐसा करें कि 2 ट्रांजिस्टर ले लें Q1 और Q2 इनपुट के ऊपर, और ट्रांसफार्मर ना यूज़ करें जैसे, और फेज़ इन्वर्टर भी ना यूज़ करें, आप 2 ट्रांजिस्टर यूज़ कर लें Q1 Q2, और दोनों कैसे हों, एक PNP हो और एक NPN हो, तो ये वैसे ही फेज़ इन्वर्टर के तौर पे काम करेंगे, ठीक है, और इसको कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट कहते हैं। तो फिर आपको इनपुट पे ट्रांजिस्टर जो है 2 ट्रांजिस्टर की मदद से आप उसको फेज़ इन्वर्टर भी लगाने का, पूरे सर्किट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर का सेट लगा लें तो आपको ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। वो जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है वो बड़ा महंगा होता है, उसकी कॉस्ट भी आपको इस कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट से बच जाएगी आपकी।
और आउटपुट उसी तरह का मिलेगा जैसे क्लास बी एम्पलीफायर का हमने देखा था। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट है। ठीक है, तो ये इसकी भी बस ये डेफिनेशन आपने बतानी है कि कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट क्या होता है कि इन विच द टू ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 विल बी यूज्ड इन स्पाइट ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, एंड बोथ these transistors, one is NPN and other is PNP, and both these transistors will act as complementary symmetry circuit and will give you the same output at the output terminal like for the push pull amplifier circuit। वो जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है उसी का आउटपुट आपको मिलेगा उसी तरह का। तो ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। उसके बाद ये उसकी उन्होंने ये बस आपको इतना डिफाइन आपने करना होता है। उसके बाद जो है उनका वोल्टेज लिमिटेशंस क्या हैं, तो वोल्टेज लिमिटेशंस ये भी आपके चूँकि नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं इसको भी आपको बता रही, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हर ट्रांजिस्टर की या हर एम्पलीफायर जो भी आप बनाते हैं उसकी ना लिमिटेशन होती है कोई वोल्टेज की, कि आप अगर उस लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपका सर्किट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर जो हैं जो भी बनाते हैं आपके ट्रांजिस्टर को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCE यानी आउटपुट वोल्टेज जो है ना उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू वो स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके ऊपर लिखी भी होती है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। बट द ट्रांजिस्टर हैज़ सम फिजिकल लिमिटेशंस, लेकिन उसकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं वोल्टेज की, दैट मस्ट मे बी अप्लाइड, जो कि अप्लाई होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए वोल्टेज की। जैसे कि अब ये दो बातें हैं इसमें कि द कलेक्टर वोल्टेज यानी VCE जो है अगर आप उसको बढ़ाएंगे और बढ़ाने से उसकी जो कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन है यानी आउटपुट पे जो डिप्लीशन रीजन है, जैसे ही आप कलेक्टर वोल्टेज VCE को बढ़ाएंगे आपकी कलेक्टर बेस का जो डिप्लीशन रीजन है वो चौड़ा होता जाएगा। आपको पता है जब डिप्लीशन रीजन वाइड होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, तो करंट कम फ्लो करेगी एट द आउटपुट। ये वो पॉइंट होगा दैट में एंड में एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू द थिन बेस रीजन एट सम हाई वोल्टेज, दिस इज नोन एज पंच थ्रू। इसको हम पंच थ्रू कहते हैं, यानी आपका डिप्लीशन रीजन इतना वाइड होता जा रहा है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि आपके आउटपुट पे करंट ही फ्लो नहीं कर रही। और वो क्यों कर रही? क्योंकि आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आपने वोल्टेज की एक लिमिटेशन है ना, अगर आप उस लिमिटेशन को क्रॉस करके वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे VCE को एट द आउटपुट यानी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट की करंट कम होती जाएगी। और वो करंट क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसका डिप्लीशन रीजन वाइड होता जाएगा और वो इतना चौड़ा हो जाएगा डिप्लीशन रीजन कि उसकी बेस रीजन को जाके उसको क्रॉस करने लग जाएगा, उसके बेस रीजन को कवर करने लग जाएगा, और इसको हम पंच थ्रू कहते हैं। और इस पंच थ्रू पे क्या होता है कि आपका एवलांची जो ब्रेकडाउन है वो पहला ब्रेकडाउन होता है, एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपका सर्किट डैमेज नहीं होगा, फर्स्ट ब्रेकडाउन जो एवलांची ब्रेकडाउन पे आपका सर्किट अभी बच गया है, अभी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इफ़ द एवलांची करंट चैनल्स इनटू द स्मॉल एरियाज, लेकिन अगर वो इस एवलांची ब्रेकडाउन की जो एवलांची वोल्टेज की वजह से उसकी करंट अगर फ्लो करने लग जाए और उसके एंड अ होल में भी मेल्टेड थ्रू द बेस, और वो बेस एरिया के अंदर उसकी एवलांची करंट फ्लो कर जाए मेल्ट करके, तो फिर आपका सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपकी सेकंड ब्रेकडाउन हो जाएगी और आपका ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है वोल्टेज लिमिटेशन। अगर आपको वो पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो वोल्टेज लिमिटेशंस का मतलब है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो सम लिमिटेशंस एट द आउटपुट वोल्टेज VCE, एंड इफ वी इंक्रीज द VCE थ्रू सर्टन एक्सटेंट, अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे द डिप्लीशन रीजन वुड गेट वाइडर एंड वाइडर, ड्यू टू विच द आउटपुट करंट विल बिकम लेसर एंड लेसर, एंड दिस इज नोन एज पंच थ्रू व्हेन द डिप्लीशन रीजन गेट्स इनटू द बेस रीजन। जब आपका डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता होता बेस रीजन के अंदर घुस जाएगा, इसे पंच थ्रू कहेंगे। एंड दिस विल कॉज द फर्स्ट ब्रेकडाउन विच इज नोन एज एवलांची ब्रेकडाउन। स्टिल द सर्किट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, अभी तक आपका सर्किट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट इफ वी फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज एंड इफ दिस एवलांची करंट विल फ्लो इनटू द स्मॉल एरियाज एंड होल मे बी मेल्टेड थ्रू द बेस, यानी अगर आपकी होल जाके बेस के अंदर घुस जाएंगे उसकी एवलांची करंट की वजह से, तो फिर क्या होगा? नो योर सर्किट विल ब्रेक डाउन एंड दिस इज द सेकेंड ब्रेक डाउन एंड द ट्रांजिस्टर विल डिस्ट्रॉय, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये आपको कुछ जो मैंने आपको हिंट्स इसमें दे दी, क्योंकि ये 11 टॉपिक तक आपका सिलेबस में चूँकि नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि ये शॉर्ट में अगर आप आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपकी आती हैं क्लास बी पावर एम्पलीफायर के अंदर, तो वो उसके अंदर उसको डिफाइन करके पूछ सकते हैं ना कि वोल्टेज व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज लिमिटेशंस, या ये जो पंच थ्रू है ये क्या होता है, व्हाट इज एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, और व्हाट वुड हैपन आफ्टर द सेकंड ब्रेकडाउन, उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट। ठीक है, एंड ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई वी यूज द फेज इन्वर्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फेज इन्वर्टर एंड व्हाई वी यूज द फेज इन्वर्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेज इन्वर्टर्स वी हैव।
ठीक है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट में व्हाट वी कुड डू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर सर्किट। तो हम ट्रांसफार्मर को ख़त्म कर सकते हैं ना आउटपुट से ट्रांसफार्मर को ख़त्म करके उसको एक इस फॉर्म में लेके आके उसमें डीसी आउटपुट हम ले लें तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है सर्किट पे। दूसरी हम कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वी कैन आल्सो यूज़ द फेज इन्वर्टर एट द इनपुट रेदर देन आवर जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अगर इनपुट पे उसको भी ख़त्म कर दें तो फेज इन्वर्टर यूज़ कर लें तो उससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ द सर्किट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। दे कैन आल्सो आस्क व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो ये सारी शॉर्ट बातें ये मैंने आपको इसीलिए बता दी कि बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर समथिंग वी कैन अटैच विद द क्लास बी पावर एम्पलीफायर। ठीक है ना, हम उसके साथ इसको अटैच कर सकते, लिंक कर सकते हैं इसको। ठीक है, और उसमें वो इसको एज अ डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इसके बाद इन सारी टॉपिक्स ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि होपफुली लाइव होगा, आपके साथ लाइव सेशन होगा। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर आपको जो भी मसला है, जो परेशानी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आल्सो आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।